नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। शुरुआत बड़ी खबर के साथ सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, सुनील बंसल भी संगठन महामंत्री मौजूद हैं, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। 2022 चुनाव की रणनीति पर बीजेपी का आज सुबह से ही यह मंथन चल रहा है। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में एक बैठक हुई जिसमें 2022 को लेकर रणनीति बनाई गई। बड़ी बैठक, टॉप लीडर्स मौजूद इसमें। सीएम की आवास पर चल रही है यह बैठक चुनाव को लेकर। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस बैठक पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, तो केंद्र की पूरी टीम जो यूपी को देख रही है चुनाव के मद्देनजर और यहां के शीर्ष नेता सब के सब बैठे हुए हैं, बात क्या हो रही है? देखिए अजय, 2022 के लक्ष्य को साधना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है और काफी महत्वपूर्ण भी है और इसीलिए ये जो तमाम बैठकों का दौर चल रहा है ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हालांकि इस बीच जो केंद्र की ओर से प्रभारी बना के भेजे गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। वो सभी प्रभारी इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और अलग अलग बैठकें कल शाम से की जा रही हैं। हालांकि आज भी सुबह से बैठकों का दौर चलता रहा। अनुराग ठाकुर पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे, उस समय वहां पर दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल भी वहां मौजूद थे। यानी कि दिन भर बैठकें चलती रही और देर शाम के बाद जो कोर कमेटी की बैठक, हालांकि कोर कमेटी की बैठक हर महीने होती है, लेकिन इस बार की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं, साथ ही यूपी के प्रभारी बीजेपी के राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएम मोदी के कार्यक्रम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, या जो स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है बीजेपी कम से कम आगामी चुनाव को लेकर, इसको लेकर रणनीति तय की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से पहले से ही कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। बूथ का सत्यापन, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, इसके अलावा बूथ को मजबूत करने के जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के दौरे का आज दूसरा दिन है, कल भी देर शाम तक बैठकें चलती रहेंगी। कल 3 दिनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस बीच जो बैठकें हो रही हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और इस वक्त भी जो 5KD पर बैठक चल रही है वो इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है कि आगामी दिनों के कार्यक्रम क्या होंगे। साफ तौर पर चुनाव को लेकर की बड़ी नीतियां, रणनीतियां बन रही हैं। केंद्र और प्रदेश की टीमें मिलकर इस बैठक में मौजूद जो इस रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद अनामिका। और अब बात पीएम के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी कई ग्लोबल सीईओ के साथ भी मुलाकात उन्होंने की। उन्होंने क्वालकॉम के सीईओ, अडोबी के शांतनु नारायण के साथ भी बैठक की। इस बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी और अडोबी के सीईओ के बीच भारत में चल रही गतिविधियों और भविष्य की निवेश योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम का फायदा उठाने के विचारों पर भी चर्चा की गई। और इससे पहले अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तड़के जोरदार स्वागत हुआ। बारिश के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग एयरपोर्ट से लेकर सड़कों के किनारे नजर आए और पहले हुए दौरों की तरह इस बार भी मोदी के नारे सुनाई पड़े। कोरोना के दौर में पहली बार प्रधानमंत्री की कोई ये बड़ी विदेश यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहले जैसी ही दीवानगी दिखी। वक्त बदला, अमेरिका में ताज बदला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दीवानगी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों की भीड़ यहां घंटों पहले पहुंच चुकी थी। तड़के करीब 3 बजे भारतीय प्रधानमंत्री का खास विमान एयर इंडिया 1 जैसे ही वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर उतरा, अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों का दल उनके स्वागत के लिए तैयार था। पीएम मोदी हमेशा की तरह खुद अपनी छतरी संभालते हुए विमान से उतरे और औपचारिक स्वागत के बाद उनका काफिला होटल के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट से बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ पीएम मोदी के इंतजार में मोदी के नारे लगा रही थी। जैसे ही पीएम की नजर इंतजार करती भीड़ पर पड़ी, उनका काफिला रुक गया। प्रधानमंत्री बारिश में इंतजार कर रहे लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए बढ़े तो हाथों में तिरंगा लिए उत्साहित लोग मोदी जी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। वहां मौजूद लोगों में प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की होड़ लग गई और कुछ लोग खुशी में किलकारी मारते सुनाई पड़े।
एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला होटल पहुंचा। होटल में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहले से ही अधिकारी मौजूद थे। होटल में कर्मचारियों से पीएम मोदी ने हिंदी और गुजराती में भी बात की। भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे पर दुनिया भर की नजर है। दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकों के अलावा पीएम मोदी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कमला हैरिस से भी मिलेंगे। इसके अलावा क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र को संबोधित भी करेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीज़ों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। जाहिर है कोरोना के इस दौर में प्रधानमंत्री के इस दौर की खासी अहमियत है। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर सामने आई जो विमान के अंदर की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी फाइल देखते नजर आए। यात्रा के दौरान विमान में महत्वपूर्ण काम निपटाने की इस तस्वीर की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक तस्वीर से की जा रही है। और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय माना जा रहा है। आज पीएमओ में सलाहकार भास्कर खुलबे और उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा गांव का दौरा किया। दोनों धामों में दर्शन के साथ पीएमओ की टीम ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया। वहीं बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत होने वाले काम की शुरुआत को लेकर भी जानकारी दी। राम भक्तों के लिए रेलवे ने एक और खुशखबरी दी है। राम भक्तों के लिए आईआरसीटीसी ने 4 और ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दरअसल राम भक्तों की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी, जिसको देखते हुए रेलवे ने 4 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पहली ट्रेन 7 नवंबर को चलेगी, जो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। दरअसल रामायण सर्किट ट्रेन की मदद से भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। ये ट्रेन 7500 किलोमीटर का सफर कराएगी, जो 17 दिन में पूरी होगी। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी, जिसका पहला पड़ाव अयोध्या होगा। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर के दर्शन कराएगी। अयोध्या से चलकर सीतामढ़ी जाएगी। इसके बाद नेपाल के राम जानकी मंदिर के दर्शन भी होंगे। काशी, चित्रकूट और नासिक के साथ साथ आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा। इस यात्रा से जुड़ी 4 और ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 16 नवंबर को दूसरी ट्रेन चलेगी, 25 नवंबर को तीसरी, 27 नवंबर को चौथी ट्रेन चलेगी और 20 जनवरी को 5वीं ट्रेन चलेगी। और अभी गाजीपुर से खबर है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रा कॉलोनी के एक घर से 2 बच्चियों को संदिग्ध हालत में बरामद किया गया है। दोनों बच्चे नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक एक बच्ची तुलसी सागर इलाके से साल 2018 से लापता थी, जबकि दूसरी बच्ची 2012 से शहर के फुल्लनपुर इलाके से लापता थी। दोनों ही बच्चियों के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद बच्चों का पता नहीं चल पाया था। आज पुलिस को इस केस में एक लीड मिली और दोनों बच्चियों को एक ही घर से बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों को परिजनों को सौंप दिया है और मौके से एक और महिला और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस ने दोनों बच्चियों को उनके परिजनों के हवाले कर किया है, जबकि मकान में मौजूद एक महिला और एक युवक को कस्टडी में लिया है। ये उनका दंडनीय अपराध है और इस अभियोग में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्ची से पूछताछ की जा रही है, समस्त विषयों को पता लगाया जा रहा है। एक छोटी बच्ची उनके यहाँ और है, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि जैसा कि उस महिला ने बताया है कि उनके रिश्तेदार की बच्ची है, उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से खबर है, जहां पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा में
कम नंबर मिलने की वजह से हंगामा किया। छात्रों ने हंगामा करते हुए जीटी रोड को जाम कर दिया। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें परीक्षा में कम नंबर दिए गए, जबकि कोरोना काल की गाइडलाइंस के हिसाब से पहले पिछले परिणाम को देखते हुए नतीजे आने थे। छात्रों ने मामले की शिकायत कुलपति से की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे छात्रों को यहां से खदेड़ दिया। और हमारे पास भैया ये कुछ रिजल्ट हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा हम लोगों को बताया गया कि आपके ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 38 नंबर पासिंग मार्क्स होने चाहिए, थ्योरी में 150 में से। और यहाँ पे भैया एक हमारे पास और रिजल्ट है कि जिसका 38 नंबर से ज़्यादा है उस छात्र को फेल कर दिया गया। और लेकिन जैसे हम लोग शांतिपूर्वक अपना कुलपति से मिलने आए थे तो उन्होंने कोई हम लोग को मिलने नहीं दिया और हम लोग से कहा कि आप जाइए, और पुलिस के हाथों में सब सौंप दिया। पुलिस ने हम लोग बड़ी गंदी तरीके से, बद तरीके से और दमन नीति से हमें दबाना चाहा। यूपी एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने बिजनौर में कल से डेरा डाला हुआ है। दरअसल बिजनौर के रहने वाले जावेद को कश्मीर से आर्मी के अफसरों ने अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में आतंकी कनेक्शन होने की सुगबुगाहट को देखते हुए बिजनौर में जावेद के घर जाकर एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। वहीं घर पर एटीएस की छापेमारी के बाद जावेद के परिजन घर पर ताला लगाकर गायब हो गए हैं। और यूपी में डेंगू का खौफ अभी भी बरकरार है। 2 जिलों की हालत आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में डेंगू के 21 मरीज हैं जिनका जेम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि घरों में गंदा पानी इकट्ठा न करें। वहीं जौनपुर में 7 नए मरीज मिलने से डेंगू मरीज संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है, जबकि जिले में अभी तक 8000 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। सीएमओ का कहना है कि सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारे डेंगू के 21 केस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 2 एक्टिव हैं, अभी बाकी सब ठीक हो चुके हैं। और स्क्रब टाइफस से कोई केस इस समय एक्टिव नहीं है। 3 केस पहले रिपोर्ट हुए थे, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। बुकिंग भी करा रहे हैं, सफाई भी करा रहे हैं, और जो हमारे पास सोर्स रिडक्शन के लिए हम ये कराते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि भाई कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, है ना, बार बार पानी बदलते हैं कहीं पे हो, और कहते हैं पूरी जो है बारू के कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं, ठीक है ना। मतलब साफ सफाई से ये सब बीमारियां ठीक होती हैं। इसी पे सब लोग ध्यान देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।